हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछले एक आध वीडियो हमने पढ़ा क्लॉज के बारे में। क्लॉज के बारे में सामान्य जानकारी हम हासिल कर रहे हैं, जिसमें नाउन क्लॉज को पढ़ा और एडजेक्टिव क्लॉज को भी पढ़ लिया। आज के इस छोटे से लेसन में हम पढ़ेंगे एडवर्बियल क्लॉज। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज मतलब ये जैसे ही टाइटल आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि नाउन क्लॉज हम पढ़ रहे थे तो उसमें डेफिनेशन ये पढ़ी कि ऐसा क्लॉज जो नाउन जैसा काम करता है। फिर हमने रिलेटिव क्लॉज पढ़ा तो ऐसा क्लॉज जो किसी एडजेक्टिव जैसा काम करता है। तो ये इस प्रकार का क्लॉज है जो किसी न किसी एडवर्ब जैसा काम करेगा। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and a verb and does work and adverb is noun and adverbial clause। ये तो है परिभाषा। मतलब आप भी अगर किसी को समझाएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई क्लॉज आप पढ़ने जा रहे हैं या फिर पढ़ाने जा रहे हैं तो ये एक परिभाषा है कि एक ग्रुपों या शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें कर्ता और क्रिया भी होती है। और जब वो पूरा एक टाइप ऑफ ए सेंटेंस जब वो वर्क करेगा, काम करेगा, तो ऐसा लगेगा कि इसमें एडवर्ब का आभास हो रहा है। मतलब एडवर्ब, अब जब एडवर्बियल क्लॉज पढ़ रहे हैं, ये परिभाषा हमने एडवर्बियल क्लॉज की पढ़ी तो इसमें देखिए एक शब्द आया है एडवर्ब। अगर हमें पता ही नहीं है कि एडवर्ब है क्या तो एडवर्बियल क्लॉज तो उसके बाद की बात है, बियॉन्ड द एडवर्ब। तो एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब हिंदी में कहें तो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि भाई ऐसे शब्द जो या तो कोई क्रिया या फिर एडजेक्टिव या फिर खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे हम बात करें, राम दौड़ता है, हिंदी का एक सेंटेंस है राम दौड़ता है। तो दौड़ना एक क्रिया है। और जब हम कहते हैं राम तेज दौड़ता है, जब हम फास्ट वर्ड यूज करते हैं तो फास्ट क्या है? एडवर्ब है। और किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ तो हो रही है, अगर सामान्य चल रहा है, हल्की दौड़ है, वो भी दौड़ है। और जब उस दौड़ के साथ में फास्ट वर्ड को यूज किया, इसका मतलब फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्रिया को, यानी रन को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे। The word which qualifies a verb, an adjective or an adverb। देखो एक लंबी चौड़ी परिभाषा है। an adverb is noun and adverb, यानी ऐसे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण को क्वालिफाई करे या विशेषता बताए, एडवर्ब कहलाएंगे। अब चलिए, हमने जो क्रिया है उसकी विशेषता तो हमने फास्ट से समझ ली। तो क्या कोई शब्द विशेषण की परिभाषा क्वालिफाई कर सकता है या उसकी विशेषण की विशेषता बता सकता है? बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं गुड क्या है? हम ये कहते हैं राम इज ए गुड पर्सन, और हम दोबारा कहते हैं राम इज ए वेरी गुड पर्सन।
तो वेरी जो शब्द हुआ है गुड को भी और बढ़ा रहा है, तो मतलब गुड है तो विशेषण, परंतु गुड में भी अगर वृद्धि कर दे तो ऐसा क्रिया विशेषण। तो वेरी क्या हो गया, क्रिया विशेषण। और कभी कभी हम कहते हैं कि राम इज अ वेरी 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 गुड पर्सन, तो वेरी 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 कितनी बार आया है, तो वेरी एक तो वेरी कोई क्वालिफाई करेगा, विशेषण बताएगा। तो ये हम पार्ट ऑफ स्पीच में भी पढ़ेंगे। ये तो एक सामान्य क्लॉज पढ़ते समय हमने एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी। अब वापस आ जाइए इस एडवर्बियल क्लॉज पर कि ऐसे शब्दों का समूह जो या तो जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और एडवर्ब जैसा काम करे, वो कहलाते हैं एडवर्बियल क्लॉज। और जब जब किसी सेंटेंस में एडवर्बियल क्लॉज किसी सबऑर्डिनेट कनेक्टर से जुड़े रहते हैं तो वो हमेशा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। यानी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसकी एक खास विशेषता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज होना जरूरी है। अब एडवर्बियल क्लॉज की बात करें तो नाउन में तो हमने पढ़ा कि जो दैट कनेक्टर से या फिर इफ या वेदर से या फिर डब्ल्यूएस वर्ड से प्रारंभ होते हैं वो सभी नाउन क्लॉज बन जाते हैं या वो नाउन क्लॉज जैसा काम करते हैं। और फिर हमने रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ा तो उसमें हमने ये महसूस किया कि वो शब्दों का समूह कहीं न कहीं एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे हमने ये कहा आई मेट ए बॉय, आई मेट ए बॉय, ही गैव मी ए पेन, तो हमने ही गैव मी ए पेन, अब उस लड़के की ये विशेषता है कि जिसने मुझे एक पेन दी, इस कार्य की वजह से इस लड़के की पहचान है, तो वो तो हो गया रिलेटिव क्लॉज। अब एडवर्बियल क्लॉज की बात करें तो हम थोड़े थोड़े इस प्रकार पढ़ेंगे क्योंकि ये 7-8 टाइप्स का है। तो हम पहला इसमें टाइप आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं, टाइम इंडिकेटिंग क्लॉज। टाइम इंडिकेटिंग क्लॉज, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे क्लॉज होंगे जिसमें कहीं न कहीं समय का विवरण होगा, यानी समय का हमें पता चलेगा। टाइम इंडिकेटिंग क्लॉजेस आर, या फिर यहाँ लिख देते स्टार्ट फ्रॉम टाइम रिलेटेड कनेक्टर्स। कनेक्टर्स में कंजक्शन भी लिख सकते हो, कनेक्टर्स कनेक्टर का भी जोड़ने वाले, कंजक्शन भी जोड़ने वाले। मतलब इसमें ऐसे शब्द आएंगे जो टाइम रिलेटेड होंगे। एक मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हेन, व्हेन से स्टार्ट होने वाला क्लॉज है वो टाइम क्लॉज हो सकता है। व्हेनेवर, व्हेन में जब, व्हेनेवर में जब भी, जब आपका मन हो। व्हाइल, जब दो सामान्य सेंटेंस या काम एक साथ होते हैं तो व्हाइल का यूज करते हैं, व्हाइल जब भी या जब। बिफोर, आफ्टर, टिल। ये और इसके बाद में हम खास और जो कंजक्शन है वो भी पढ़ेंगे, पर सामान्य ये है व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल। ये अगर कनेक्टर से जुड़े हैं किसी सेंटेंस में तो आप पता ये कंफर्म मानिए कि ये टाइम रिलेटेड जो एडवर्बियल क्लॉज है वो है। दो सेंटेंस देखिए, आई कैम होम, एक तो ये सेंटेंस है। दूसरा
राम वॉज ईटिंग फूड। ये दो सेंटेंस, राम केम होम और आई केम होम और राम वॉज ईटिंग फूड, ये दो सेंटेंस है। अब इनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। आई केम होम, मैं घर आया जब राम खाना खा रहा था। तो ये जो दूसरा है कंप्लीट, तो ये भी सेंटेंस है और सामान्य रूप से ये भी कर रहा है। जब हम इनको जोड़ते हैं, किसी क्लॉज बनाते हैं, तो लगभग ये सेंटेंस इस पर डिपेंड है, इसलिए कि भाई मैं घर आया, ये तो सही है घर आया, पर उस समय हुआ क्या, वो क्लॉज बन जाएगा। तो ये इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं, आई कैम होम when Ram was eating food। ये बन गया सेंटेंस बिल्कुल। when प्लस क्लॉज, तो मतलब ये क्लॉज है टाइम इंडिकेटिंग एडवर्बियल क्लॉज। और कभी कभी हम देखते हैं दो काम एक साथ घटित हो रहे हैं। सीता was dancing while I was playing। ये हो गए, तो ये when प्लस while प्लस क्लॉज आ रखा है, ये टाइम रिलेटेड क्लॉज माना जाएगा, ये अपने आप में प्रिंसिपल क्लॉज माना जाएगा। तो ये रहे टाइम इंडिकेटिंग क्लॉज। और दो सेंटेंस देखिए, आई ईट, दूसरा आई वांट देन। इनको आप जोड़ सकते हो, आई ईट व्हेनेवर आई वांट, और देन हट जाएगा, ही एंटर्ड द रूम। और दूसरा सेंटेंस है द बेल रैंग। अब ये दो वाक्य, एक को हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना पड़ेगा, दूसरे को टाइम रिलेटेड जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो बनाना पड़ेगा। ही एंटर्ड द रूम, उसने जब प्रवेश किया, द बेल रैंग, घंटी बजी। तो मतलब दो काम साथ साथ हो रहे हैं, दो काम साथ साथ हो रहे हैं। इस कंडीशन में इस तरफ एक वर्ड देख लीजिए, हार्डली प्लस व्हेन, स्कैर्सली व्हेन और नो सूनर देन। ये आप थोड़ा याद कर लेना, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, नो सूनर देन। और कभी कभी हार्डली के साथ व्हेन के पास में बिफोर भी लिख सकते हैं, व्हेन की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों हम कब यूज करते हैं, टाइम रिलेटेड क्लॉज में या फिर एडवर्बियल क्लॉज में, जब दो काम लगभग एक साथ हो रहे हैं, बहुत नेरो डिफरेंस होता है टाइम का, बहुत कम। ये सेंटेंस आपको लग रहा है कि जैसे उसने प्रवेश किया घंटी बजी, इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसों को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस प्रकार भी बना सकते हैं, हार्डली में। अब यहां पर आप महत्वपूर्ण बात समझिए, जो पहला सेंटेंस ही एंटर्ड द रूम, दूसरा द बेल रैंग, इन दोनों में से किसी भी एक सेंटेंस को हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को या टाइम क्लॉज बना सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही घटित हुए। जिसको आप थोड़ा भी लगता है कि दो सेंटेंसों में थोड़ा भी टाइम कुछ पहले घटित हुआ है, तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में लिखिए। किस में लिखिए, पास्ट परफेक्ट में। हार्डली पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो हमें पता है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परंतु यहां इन तीनों के मामले में हार्डली, स्कैर्सली और नो सूनर में वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, जैसे कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो हार्डली
हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट लाइए ही, फिर थर्ड फॉर्म है वो लाना है, एंटर्ड द रूम। फिर आपको व्हेन लिखना है क्योंकि हार्डली का प्रयोग किया, व्हेन द बेल रैंग। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द बेल रैंग। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया घंटी बजी। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया घंटी बजी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई सेंस या मीनिंग में फर्क नहीं पड़ेगा। Scarcely had he entered the room when the bell rang। बिल्कुल सही। उसने प्रवेश किया ही था कि घंटी बज गई। ठीक। नो सुनर, ये भी नो सुनर had he entered the room then the bell rang। no sooner had he entered the room then the bell rang। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करता है घंटी बजी। या जो दोनों कामों के बीच में बहुत कम फर्क रखा गया है, तो ऐसे में हम हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर का प्रयोग करते हुए भी टाइम रिलेटेड एडवर्बियल क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं बताता हूं इसमें आपको समझने वाली बात क्या है कि जब जब ये सेंटेंस आपको मिल जाएं, मैं आपको एक तरह से जनरल नॉलेज की बात बताता हूं, ये सेंटेंस मिल जाएं और आपसे सामान्य क्वेश्चन पूछ ले कि ये सेंटेंस किस टाइप के हैं, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, तो आपको आंख मीच के ये उत्तर दे देना है कि ये कॉम्प्लेक्स है। नंबर 2, पहली बात ये। और आपसे पूछे कि ये भाई हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर का यूज किया है, तो ये कौन से क्लॉज है, तो एडवर्बियल क्लॉज है। कौन से? एडवर्बियल क्लॉज है। उसमें भी अंदर जाए तो टाइम रिलेटेड एडवर्बियल क्लॉज है। तो ये तो थे, एक आध और ले लेते हैं, जैसे ये भी हो सकता है, हार्डली हैड सोवन reached the station when, कॉमा नहीं है यहां पर, when the train arrived। जैसे ही सोवन स्टेशन पहुंचा, ट्रेन आई या पहुंची। तो इसमें आपने समझा when और whenever है, while है, आफ्टर और बिफोर पीछे रह गए। तो आफ्टर और बिफोर तो हम टेंस में भी पढ़ेंगे। आपको पता है, एक आप यहां पर याद रखिए, मान लीजिए ये आफ्टर है, ये आफ्टर है और ये बिफोर है। दो सेंटेंस दे रखा है, एक दे रखा है पास्ट परफेक्ट में और एक दे रखा है पास्ट सिंपल में। तो आफ्टर के पहले तो आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म और बिफोर के बाद में आएगी सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब आप समझ गए होंगे। इसको तो आप याद रखना, क्योंकि कई परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं। आफ्टर और बिफोर का यूज करते हुए जो एडवर्बियल क्लॉज है उनमें कौन से टेंस कहां पर बैठते हैं। तो ये तो थे एडवर्बियल क्लॉज में टाइम रिलेटेड एडवर्बियल क्लॉज। मेरे हिसाब से ये पूरा समझ में आ गया होगा आज की क्लास। बस आज के वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।